हेलो दोस्तों, कुलदीप सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि सर ने आपको बताया कि यूपीएसआई के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, लेक्चर्स सर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। उसमें एक मुख्य भाग यूपीएसआई में मूल विधि का मेरे द्वारा कवर किया जाएगा। अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। मैं हूं केतन सिंह, BA LLB। और तो मूल विधि के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये सिलेबस है, आप लोग थोड़ा सिलेबस पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम टॉपिक इसमें दे रखे हैं भारतीय दंड विधान, जिसको हम इंडियन पीनल कोड के नाम से भी जानते हैं, भारतीय दंड संहिता भी बोलते हैं। फिर सेकंड आता है दंड प्रक्रिया संहिता CRPC क्रिमिनल प्रोसीडर कोड। फिर उसके बाद हम कवर करेंगे महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों को संरक्षण देने संबंधित प्रावधान। तो भारतीय दंड विधान, इसको भारतीय दंड संहिता भी बोलते हैं, इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड भी बोलते हैं इसे। दूसरा शुरू करते हैं दंड प्रक्रिया संहिता, इसको क्रिमिनल प्रोसीडर कोड भी बोलते हैं, क्रिमिनल प्रोसीडर कोड। ठीक, महिलाएं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों को संरक्षण देने संबंधित विधिक प्रावधान। जो भी हमारे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, अनुसूचित जातियों से संबंधित जो सरकार ने विधिक प्रावधान बनाया, उसके बारे में हम जनरल नॉलेज देखेंगे, उसमें क्या क्या प्रावधान दिए हुए हैं। ज़्यादा हमें डीप नहीं जाना है, क्योंकि इसके सिलेबस के जब हम पढ़ेंगे इसको, तो उसमें नीचे लिखा हुआ है कि सामान्य ज्ञान, यानी कि इन जो जितने भी एक्ट हैं, जितने भी ये अधिनियम हैं, उनकी हमें सामान्य जानकारी चाहिए। हमें डीप नॉलेज इन सब चीज़ों के बारे में नहीं चाहिए। हमें केवल उतना पढ़ना है जितना हमारा यूपीएसआई का हमारा क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे हम पढ़ेंगे यातायात नियम, ट्रैफिक कंट्रोल नियम, जो मोटर एक्सीडेंट वाले नियम जो बना रखे हैं सरकार ने। फिर उसके बाद पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, फॉरेस्ट एक्ट जो है, मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स एक्ट, सूचना का अधिकार, RTI। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आयकर अधिनियम। आयकर अधिनियम इनकम टैक्स की जो मतलब एक नॉर्मल सी चीज़ें, जो उसमें ऊपर जो मुख्य चीज़ें हैं, जहाँ से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, वो चीज़ें हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद नंबर आता है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे IT अधिनियम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित, जो कि फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे साइबर अपराध, साइबर क्राइम के बारे में। फिर जनहित याचिका, PIL। फिर उसके बाद महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय के द्वारा जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए हैं, लीडिंग केसेस पढ़ेंगे। फिर उसके बाद भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण। फिर उसके बाद भू राजस्व संबंधी कानूनों का। और ये अंत में लिखा है सामान्य ज्ञान, मतलब कि इतने सारे एक्ट का हमें सामान्य ज्ञान चाहिए। 1 बाय 1 हम इसको पढ़ते चलेंगे। फिर हम सबसे पहले कवर करेंगे IPC के बारे में। तो दोस्तों, हम यूपीएसआई में मूल विधि के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता 1860 को पहले स्टार्ट करेंगे। ये जनरल इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखेंगे हम लोग। भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड बोलते हैं इसे, 1860। और सबसे पहले हम ये देखिए, प्रथम विधि आयोग भारतीय दंड संहिता के बारे में जब स्टार्ट हुआ था सब पहली बार, उस समय आप इस सन से आप समझ रहे होंगे कि उस समय अंग्रेज़ों का शासन रहा था। 1834 में प्रथम विधि आयोग, जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था, उन्हें लगा कि एक ऐसा सिविल कोड बनाना चाहिए जिसके लिए हम सारी चीज़ों के अंतर्गत उसको क्राइम के लिए, हर चीज़ के लिए कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे पहले प्रथम विधि आयोग बनाया 1834 में। 1834 में प्रथम विधि आयोग बनाया, और इस विधि आयोग में एक अध्यक्ष चुना गया और 3 अन्य सदस्य उसके साथ, कार्यकारिणी जो समिति थी उसके अंतर्गत एक अध्यक्ष चुना गया, 3 सदस्य चुने गए, जिसमें एक अध्यक्ष जो थे वो गैटम मैकॉले थे। उनका नाम था गैटम मैकॉले। गैटम मैकॉले, यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। फिर 3 अन्य सदस्य चुने गए, जिसमें पहले थे मैक्लियोड, दूसरे एंडरसन, तीसरे मिलेट। एक अध्यक्ष गैटम मैकॉले, अन्य सदस्यों में 3 थे। सबसे पहले नंबर के मैक्लियोड, एंडरसन, मिलेट। इन तीनों का मुख्य काम यह था कि भारतीय दंड संहिता का कैसे उसका निर्माण करना है,
क्या उसमें ऐसी चीज़ें डालनी चाहिए जिससे एक पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलने से ना रह पाए। एक छोटी, तो ये मुख्य काम था इन तीनों का। 1834 में शुरुआत हुई। फिर 1834 के बाद कितना लंबा समय लगा है आईपीसी को बनने में, देखिए 1834 के बाद आईपीसी का निर्माण दोस्तों 6 अक्टूबर 1860 को हुआ। आईपीसी का निर्माण 6 अक्टूबर 1860 को हुआ, यानी कि 1834 से स्टार्ट हुआ बनना, 6 अक्टूबर 1860 को बनकर तैयार हुई। यानी कि आप देख रहे हैं इतना लंबा समय लगा हर चीज़ों को समेटने में, समेकन करने में। ठीक, आईपीसी कब लागू हुई? दो चीज़ें हैं, आईपीसी का निर्माण कब हुआ, दूसरा आईपीसी कब लागू हुई। निर्माण तो बनकर तैयार हो गया था 6 अक्टूबर 1860 को, लेकिन कब लागू हुई, कब उसका इम्प्लीमेंट हुआ, कब उसको पूरे भारत में लागू किया गया? 1 जनवरी 1862 को। यानी कि 1860 के बाद 2 साल लग गए आईपीसी को लागू करने में इंडिया में। 1 जनवरी 1862 को इंडिया में आईपीसी को लागू किया गया। बाकी किन स्टेट्स में लागू किया गया, किन स्टेट्स में नहीं लागू किया गया, वो एक अलग चीज़ है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये हम जनरल चीज़ें, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं हम। कुल अध्याय आईपीसी में 23, जो हम कुल जो चैप्टर हैं 23 चैप्टर हैं इसमें आईपीसी। कुल अध्याय 23 हो गए। कुल धाराएं, धाराओं को हम यहाँ पर सेक्शंस भी बोलते हैं, सेक्शन। टोटल सेक्शन यानी कि कुल धाराएं हमारे इसमें 511 हैं दोस्तों, 511। 23 अध्याय और कुल धाराएं 511, यानी कि टोटल सेक्शन 511। अब हम इसमें देखेंगे सबसे बड़ा अध्याय, जो पूरे 23 अध्यायों में सबसे बड़ा अध्याय पूरे आईपीसी में 17वां अध्याय, सबसे बड़ा अध्याय 17वां अध्याय है, जो कि उसमें जो सेक्शन है यानी कि धाराएं, सेक्शन यानी कि धाराएं 378 से लेकर के 462 तक प्रावधान दिया गया है 17वें अध्याय के बारे में। फिर उसके बाद हम देखेंगे सबसे छोटा अध्याय। सबसे छोटा अध्याय है दोस्तों 23वां, सबसे छोटा अध्याय 23वां, जिसमें धारा केवल इकलौती एक धारा 511 जो कि हमारी कुल धारा 511 है। सबसे लास्ट धारा 511, सबसे छोटा अध्याय है 23, उसमें केवल एक अकेली धारा है 511। 511 क्या कहती है, अपने आप में भी इंपॉर्टेंट धारा है। फिर आगे देखते हैं कि अधिनियम संख्यांक। अधिनियम संख्यांक अक्सर ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। आईपीसी का अधिनियम संख्यांक क्या है? 45। दोस्तों मैं बता दूं आपको अधिनियम संख्यांक। अधिनियम संख्यांक का मतलब होता है कि उस वर्ष जब ये बनकर तैयार हुई थी, उस वर्ष आईपीसी का लिस्ट में कौन सा संख्यांक था, कौन सा नंबर था, उस एक्ट को बनने वाले एक्टों में सब नंबर कौन सा था। यानी कि उस वर्ष 45वां नंबर था आईपीसी का अधिनियम संख्यांक। उस वर्ष बनने वाला कानून, अधिनियम संख्यांक 45 आईपीसी का, और अधिनियम संख्यांक का मतलब होता है उस वर्ष बनने वाला कानून। फिर सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर, आईपीसी का उद्देश्य क्या था, मोटिव क्या था एक्चुअली में। कोई भी चीज अगर हम बना रहे हैं तो सबसे पहले उसका ऑब्जेक्ट लेकर चलते हैं, यानी कि हमारा मेन मोटिव क्या है उसमें। ऐसे ही आईपीसी का उद्देश्य है। आईपीसी का उद्देश्य ये था कि भारत के लिए एक साधारण दंड संहिता का उपबंध करना। भारत के लिए एक साधारण दंड संहिता का उपबंध करना का मतलब ये है कि भारत के लिए, क्योंकि अंग्रेज उस समय इंडिया में थे, वो भारत के लिए ही तो निर्माण कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि 1947 में भारत को छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन उस समय जब वो रह रहे थे, अपने अनुकूल बनाने के लिए, अपने अनुकूल कानून बनाने के लिए उन लोगों ने ये चीज़ स्टार्ट करी थी कि एक ऐसी साधारण दंड संहिता का हमें प्रावधान ऐसा करना चाहिए जो साधारणतया, चाहे उच्च वर्ग हो, चाहे निम्न वर्ग हो, चाहे बैलगाड़ी चलाने वाला हो या एक साइकिल चलाने वाला हो, किसी के भी खिलाफ अगर कोई चीज़ होती है जो जिससे वो पीड़ित होता है,
उसको इस संहिता में डालना कि हाँ कि तुम्हारे साथ ये अपराध हुआ है, तो उसका भी, उसके बारे में भी उपबंध है कि उसके लिए क्या क्या। मेनली आईपीसी में क्या है, अगर आप देखें आईपीसी में, अगर ये मैं सेक्शन लेता हूँ 378 दोस्तों, ये मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये चोरी के बारे में बताती है। सेक्शन चोरी के बारे में बताती है। आईपीसी में 378 में चोरी की परिभाषा दी हुई है। चोरी का इसमें क्यों डाला गया है, एक मैं इस चीज़ को एक साधारण दंड संहिता का उपबंध कराने के बारे में बताना चाहता हूँ। एक छोटी सी सेक्शन 378 को लेते हैं। 378 में चोरी के बारे में ये क्यों डाला गया है, एक्चुअली में ये जो विधि आयोग के जो लोग थे, उन लोगों ने चोरी को भी इसमें डालना इसीलिए इसमें समझा ज़रूरी कि चोरी अगर किसी इंसान के साथ हो रही है, चाहे वो वीआईपी आदमी हो, चाहे वो एक गांव का किसान हो, कि अगर ये कंडीशन के लिए उसके यहाँ ये चीज़ें अगर हो रही हैं, अगर उसके यहाँ से उसकी बिना मर्जी के ये चीज़ें वहाँ से गायब हो रही हैं, उसकी बिना मतलब वो उसकी अनुपस्थिति में, तो वो चोरी के परिभाषा के अंतर्गत आ रहा है, यानी कि उसने दंड किया है जिसने भी चोरी की है। अब उसमें सज़ा का प्रावधान कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, कितना जुर्माना होना चाहिए, ये सब जो है साधारण एक दंड संहिता का उपबंध करने के बारे में ही हम आईपीसी को पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें, ये एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया दोस्तों। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से 5 प्रस्तावना। अध्याय पहला स्टार्ट करेंगे हम। अध्याय 1 प्रस्तावना, जो कि इंट्रोडक्शन के बारे में बताता है। इसकी जो धाराएं हैं, यानी कि अध्याय 1 में धाराएं 1 से 5 तक हम पढ़ेंगे, एक एक करके हम धाराओं को समझेंगे। सबसे पहले धारा 1, संहिता का नाम, उसके प्रवर्तन का विस्तार। धारा 1 क्या कहती है, संहिता, यानी संहिता क्या, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड विधान या भारतीय दंड संहिता। धारा 1 में उसके बारे में कहती है संहिता का नाम एवं उसके प्रवर्तन का विस्तार। अभी क्या कहती है, यह अधिनियम यानी कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860। एक चीज़ और आप इस चीज़ को नोट करिए कि जब भी हम इस विधि का नाम लेंगे भारतीय दंड संहिता, तो उसके साथ ये सन ये ज़रूर लगाना है जिस वर्ष वो बनी थी। हर एक्ट का, चाहे भारतीय दंड संहिता हो, चाहे दंड प्रक्रिया संहिता हो, चाहे साक्ष्य अधिनियम हो, सबके आगे इसको ज़रूर लगा के बोलना है। भारतीय दंड संहिता 1860, यानी कि यह अधिनियम धारा 1 के अंतर्गत संहिता का नाम, उसके प्रवर्तन का विस्तार क्या कहता है, यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता 1860 कहलाएगा। और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर, संपूर्ण राज्य यानी कि संपूर्ण भारतवर्ष में लागू होगा। ठीक है, संपूर्ण राज्य भारतवर्ष में लागू होगा। धारा 1 क्या कहती है, अध्याय 1 प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। धारा 1 से 5 तक है। नंबर 1 सेक्शन 1 को हम पढ़ेंगे, भारतीय दंड संहिता के बारे में। संहिता का नाम, उसके प्रवर्तन का विस्तार। यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष में ये लागू होगा। अब हम इसके सेक्शन आगे को देखते हैं। सेक्शन, दोस्तों हमने धारा 1 पढ़ी, धारा 1 के बाद धारा 2 पर आते हैं। धारा 2 क्या कहती है आईपीसी की, धारा 2 कहती है कि भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, यानी कि भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, भारत के अंदर, भारत की सीमाओं के अंदर यदि कोई अपराध घटित होता है, उसके बारे में, दंड के बारे में बता रही है कि उसमें कौन व्यक्ति दोषी हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, ये कहती है धारा 2। यानी कि धारा 2 क्या कहती है, इसका हेडिंग है भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। ये कहती है भारत के भीतर अपराध जो किए गए हैं, भारत के भीतर अपराध जो किए गए हैं, ठीक है, भारत के भीतर अपराध जो किए गए हैं, उसे हर व्यक्ति दोषी माना जाएगा।
अब आप लोग सोच रहे होंगे हर व्यक्ति में तो यानी कि जिसने अपराध नहीं किया वो भी दोषी माना जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, ये शब्द इस्तेमाल हुआ है चाहे इंडियन हो चाहे एनआरआई हो, आप समझ लीजिए हर वर्ड का अपना एक अलग मीनिंग है। उसे हर व्यक्ति दोषी माना जाएगा, चाहे वह अपराध इंडियन ने किया हो चाहे एनआरआई ने किया हो, दोषी माना जाएगा, चाहे वह भारतीय हो चाहे विदेशी। ये आगे लिखा हुआ है। दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही। जितना भी हमने पढ़ा है उसके बारे में आप पढ़िए, देखिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये कैसा लगा। और दोस्तों इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और